So we have completed the chapter of electromagnetic induction, and the second part of this chapter is about the study of alternating current. If you remember, हमने जब methods of producing alternating EMFs पढ़ा था, तो उसमें एक third method पढ़ा था by change of orientation, how the induced EMFs can be produced in a coil. और उसमें आपने पढ़ा था regarding coil when rotated in a uniform magnetic field, an induced EMF was produced due to the change in flux. And if you remember, the result obtained in that expression, in that derivation, was that the induced EMF produced was having a changing magnitude, not only changing magnitude but also changing direction. And if such a EMF was used in a circuit so that a current begins to flow, that current also will flow in the same manner, that is, it will change its magnitude and direction in the circuit. So such type of currents are called as alternating currents, and the EMF which is generated with the help of that rotating coil is called as an alternating EMF. And why we want to study this type of EMF, this type of alternating current, is because in our domestic electrical uses जो हम लोग घरों में ही करते हैं, हाँ, हमारे कंट्री में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई है all over the country, even all over the world, the induced the EMF which is being used, the potential difference we use, the current that we use in our domestic supplies, in our home, in industries, it's all alternating currents only. And why it is used, alternating currents को use क्यों किया जाता है, why don't we use domestic direct currents जो हमारी batteries and cells से मिलती हैं, वैसे क्यों नहीं currents को use किया जाता है. With this chapter जब आप इस theory को पढ़ेंगे, chapters के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो आपको अपने आप बाद में धीरे धीरे समझ में आ भी जाएगी, और हम डिस्कस भी करेंगे उस बात को कि हम डायरेक्ट करंट्स का यूज क्यों ना करके क्यों नहीं करते हैं, हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स का ज्यादा यूज क्यों करते हैं. तो एनीहाउ हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में डिटेल में पहले पढ़ें. उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हाउ डू वी प्रोड्यूस दिस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट, कैसे जनरेट किया जाता है. मास स्केल्स पर भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की जाती हैं, वो किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, व्हाट इज दैट डिवाइस, जो मैकेनिज्म क्या है उसका, उसको हम डिटेल्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं. सो द डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज कॉल्ड एज एन एसी जनरेटर. जो आपके जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हों, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हों या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी फाइनली जनरेट करने के लिए जो यूज किया जाता है वो एसी जनरेटर्स ही होते हैं. एंड हाउस होल्ड्स में भी आपने देखे होंगे, लोकल यूज के लिए भी जो हम लोग घरों में कभी कुछ फंक्शंस वगैरह में जनरेटर्स यूज किए जाते हैं, स्कूल्स एंड इंडस्ट्रीज में छोटे छोटे जनरेटर्स लगे रहते हैं. दे आर ऑल एसी जनरेटर्स, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स. तो क्या है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, मतलब क्या है. इसमें अगर हम वर्ड जनरेटर पर जाएं तो थोड़ा सा ये वर्ड मिसलीडिंग है. जनरेट करना मतलब टू प्रोड्यूस, है ना. एसी जनरेटर इज नॉट ए डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. सी, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात चल रही है, तो वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, और एज सच एसी जनरेटर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता. हाँ, हम जानते हैं कि एनर्जी कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड. तो एसी जनरेटर भी एक्चुअली एनर्जी को सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही करता है, बट हमने, क्योंकि उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसका नाम रख दिया गया है जनरेटर. बट एज सच वो जनरेटर कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है ना. तो व्हाट इज एन एसी जनरेटर? बेसिकली इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो काम उसका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है. अब वो मैकेनिकल एनर्जी हमें डिफरेंट फॉर्म्स में मिल सकती है. मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में वाटर की एनर्जी को यूज किया जाता है. फॉलिंग वाटर इज पुट ऑन टर्बाइंस एंड टर्बाइंस अगेन आर रोटेटेड. रोटेट करने के बाद वो एक ऑल्टरनेटिंग करंट के एसी जनरेटर की कॉइल्स को रोटेट करता है. इट कैन बी ए थर्मल पावर प्रोजेक्ट जहां स्टीम्स जनरेट की जाती है. स्टीम्स, हाई प्रेशर स्टीम्स को टर्बाइंस पे डाला जाता है. मतलब सम हाउ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो हीट एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है. हम अल्टीमेटली टर्बाइंस को रोटेट करते हैं. टर्बाइन रोटेट करना मतलब मैकेनिकल एनर्जी. अब वो टर्बाइन को कैसे रोटेट करते हैं, वो आपके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो सकती है. विंड एनर्जी है, ओशन एनर्जी है, आजकल जियोथर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर पावर एनर्जीज हैं. इन सारी एनर्जीज को हम यूज करते हैं सम हाउ एक टर्बाइन को रोटेट करने के लिए. वो टर्बाइन का रोटेट होना मतलब mechanical energy. And when turbine rotates, it rotates in turn a coil inside a magnetic field, वो एक electrical energy में उसको convert करता है. तो it converts
मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय फाइनली यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। अब वो जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में जो थ्योरी पढ़ी थी वही एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, जिसमें कि हमने कहा था एक रोटेटिंग कॉइल, एक कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज करने से भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है। तो हम इस डिवाइस के बारे में पूरी तरह से डिटेल में जानना चाहते हैं। हम उसको अंडर दीज हेड्स पढ़ेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट एसी जनरेटर, वी विल डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ दैट एसी जनरेटर, जनरेटर में क्या क्या चीजें हैं, मेन पार्ट, स्पेशली मेन पार्ट्स उसके क्या हैं, एंड हाउ डज इट वर्क, उसकी वर्किंग को समझना चाहेंगे हम। तो अंडर दीज 3 हेड्स हम उसको डिस्क्राइब चलिए करना शुरू करते हैं, ठीक है, वन बाय वन। So let's begin with the principle of this AC generator. So as we have written, when a coil placed in a uniform magnetic field is rotated uniformly, तो for that purpose इस principle को समझने के लिए मैंने एक डायग्राम भी बना दिया है। I have shown 2 magnetic poles, a north pole and a south pole, in between which you have a uniform magnetic field. And in this uniform magnetic field, we have suppose kept a coil. And for our convenience, we have taken the shape of the coil to be a rectangle. Suppose that coil is a PQRS. It is a rectangular shaped coil. And this coil may have number of turns. 1 turn, 2 turn, 10 turn, number of turns. And when this coil is placed, now the question is how it is placed. कैसे रखा गया है? देखिए इसको पढ़ते हैं इसको आगे. When a coil placed in a uniform magnetic field is rotated uniformly about an axis which is passing through the plane of the coil. So it is being rotated about an axis. Where is that axis? You see, ये जो loop दिखाई पड़ रहा है आपको rectangular loop, suppose वो एक plane है, हाँ? Let me show you with the help of one paper. Suppose वो rectangular loop ऐसा है, like a rectangular loop, right? And you imagine an axis which is passing through the plane of the loop. ऐसा एक axis, सोचिए इस plane के through पास करता हुआ एक axis है, ऐसा नहीं, ऐसा एक्सिस होगा तो ऐसा घूमेगा नहीं, हमने एक एक्सिस इसके प्लेन के थ्रू पास किया है, वो ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, एक्सिस शुड बी पासिंग थ्रू द प्लेन, ऐसे भी होगा तो क्या होगा, ऐसे भी होगा तो ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। मतलब वी विश कि जब ये कॉइल को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं तो इसके थ्रू जाने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का नंबर चेंज होना चाहिए। सी अगर मैं उसको ऐसा रखता हूं, ये ऐसा रखा हुआ है और ये एक्सिस ऐसा बना दिया तो ऐसा घुमाएगा, ऐसे घूमेगा तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस तो हमेशा उतनी ही बनी रहेंगी ना, फिर तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। तो इसलिए हमने एक्सिस कैसा चूज किया, एन एक्सिस व्हिच पासेस थ्रू द प्लेन ऑफ द लूप एंड दैट एक्सिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड इन दिस प्रिंसिपल कि व्हेन ए कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें यूनिफॉर्म चाहिए, एंड इज रोटेटेड यूनिफॉर्मली अबाउट, इट इज रोटेटेड यूनिफॉर्मली, अनदर थिंग, ठीक है, about an axis which passes through the plane of the coil, axis is passing through the plane of the coil, that is one thing, and it is perpendicular to the direction of magnetic field, कि वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन सिचुएशंस में जब हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे, अगर इस कॉइल को अब मैं ऐसा रखकर इस मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि मैग्नेटिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में था, ऐसा रखकर इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसे रखा हुआ है तो ऐसे सबसे ज्यादा लाइंस पास कर रही हैं। जब ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसा घूमेगा, मान लीजिए ऐसा हो जाएगा, तो मैग्नेटिक लाइंस इसके आगे से इसके पीछे से जाएंगे लेकिन इसके थ्रू नहीं जाएंगे, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। फिर और जब घूमेगा तो इसके बाद ये ऐसा होगा तो फिर से फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। मतलब बार बार इस कॉइल में से फ्लक्स ऑल्टरनेटली कभी मैक्सिमम तो कभी 0 होता हुआ ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर हम सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि when a coil is placed in a uniform magnetic field, rotated uniformly about an axis, passing through the plane of the coil and perpendicular to the direction of magnetic field, the flux जो उसके साथ लिंक होता है, it is n times ba cos theta। n क्या है, कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, b जिस फील्ड में ये रखा हुआ है, a हर टर्न का, हर लूप का एरिया, इनटू cos थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी मैंने दिखाया हुआ है, कैसा लग रहा है कि कॉइल कैसे रखा हुआ है, ये कॉइल इस वक्त ऐसा नहीं दिख रहा, ये थोड़ा सा घूम चुका है शायद, ऐसा जब घूम चुका है तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट के साथ एरिया वेक्टर का एक एंगल बन रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बोर्ड के पैरेलल है और ये कॉइल परपेंडिकुलर जो था वो भी थोड़ा सा घूम चुका है, तो एरिया वेक्टर ऐसा थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में ऐसा इस प्लेन में एक
एंगल बन रहा है। तो जब कभी वो रोटेट हो रहा है, कभी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल जब थीटा है, उस समय फ्लक्स कितना है, NBA cos थीटा। एज यू नो फ्लक्स का फॉर्मूला यही हो जाता है, BA cos थीटा, n टर्न्स है तो NBA cos थीटा। एंड जब ये घूम रहा है, ऐसे घूमता जाएगा, तो ये थीटा बदलता जाएगा, है ना। एज थीटा चेंजेस फ्लक्स चेंजेस। इसको डिफरेंशिएट कर दें तो वी गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब मैं जब ये कह रहा हूं कि इट इज बीइंग रोटेटेड विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इट इज रोटेटेड यूनिफॉर्मली। हाँ, तो मतलब अगर थीटा एंगल्स टी टाइम में रोटेट हुआ है, थीटा एंगल, हमने ये सब डेरिवेशन कर लिया वैसे तो, थीटा एंगल टी टाइम में घूमा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। तो ओमेगा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फिर ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो जब ये थीटा चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होती है, इट चेंजेस ड्यू टू विच एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, विच इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू, इसी को जस्ट डिफरेंशिएट कर दिया गया है। सोचिए कि NBA, थीटा को मैंने ओमेगा टी रखकर डेरिवेटिव निकाला है, तो ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी। ओके, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसमें NBA ओमेगा को हमने E नॉट डिनोट कर दिया, मान लीजिए, तो इट बिकम्स E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो E नॉट साइन ओमेगा टी में देखें तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस या -1 होती है। दैट मींस E की वैल्यू उस समय कितनी हो जाएगी, आइदर प्लस E नॉट या माइनस E नॉट। तो इसको हम कहते हैं उस EMF की मैक्सिमम वैल्यू। अब देख रहे हैं क्योंकि ये साइन फंक्शन बन रहा है, साइन फंक्शंस की वैल्यूज आप जानते हैं 0 से शुरू होकर मैक्सिमम 1 होता है, 1 से फिर 0 होता है, फिर 0 से -1 हो जाता है, एंड फिर 0 होता है, एंड सो ऑन। ये बार बार ऐसे ही चेंज होता रहेगा। तो अगर मैं इस साइन फंक्शन के टर्म्स में इसकी EMF को देख रहा हूं, तो EMF कैसा है कि ये कभी 0 से E नॉट होगा, है ना, और फिर E नॉट से फिर 0 हो जाएगा, और फिर 0 से माइनस E नॉट हो जाएगा। अब माइनस E नॉट हो जाने का मतलब क्या है कि EMF जिन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस EMF जनरेट हो रहा था, अगर उसमें एक टर्मिनल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक S1 और एक S2 टर्मिनल से जोड़ रखा है, तो कभी S1 हाई पोटेंशियल था तो S2 लोअर पोटेंशियल था, और जब साइन ओमेगा टी नेगेटिव हो गया है तो इसका मतलब अब S2 हाई पोटेंशियल हो गया S1। तो इसका मतलब मैं इससे अगर कोई सर्किट कनेक्ट करूंगा तो सर्किट में करंट कभी S1 से S2 फ्लो करेगा तो कभी S2 से S1। उस तरह की जो करंट हमें मिलने वाली है उसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। और क्योंकि ये EMF अपनी पोलैरिटीज बार बार बदल रहा है इस इक्वेशन के अनुसार, साइन ओमेगा टी फंक्शन के अनुसार, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। सो दिस इज योर बेसिक इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, और इससे मिलने वाली जो हमें सर्किट में करंट्स होंगी वो ऑल्टरनेटिंग करंट्स होंगी। तो E नॉट इज कॉल्ड एज द पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, कुछ भी नाम दे सकते हैं, सब हम मेंशन करेंगे आगे। तो E नॉट की वैल्यू हमने जो लिखी है, किसकी जगह लिख दी है, वो NBA ओमेगा। तो इसमें N क्या था, एज आई सेड, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, B was applied magnetic field, A was area of the loops, omega was the constant angular velocity with which the coil was being rotated. So this is the basic principle of your AC generator, okay, and this is your equation of alternating EMF. तो इस चैप्टर में हमारा मेन इक्वेशन ऑफ स्टडी जो होगी वो यही होगी। इसी इक्वेशन को और इसकी हेल्प से मिलने वाली करंट को हम बेसिकली स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। So this is principle. Any doubts about this principle? Anybody wants to ask any question? तो next मैं otherwise शुरू करता हूँ. What is the construction part? So let us see the construction part. So I'm not going to dictate about all these different parts. I'm just telling you about these parts, and I'll slightly elaborate it. And as you have done all these things in your class 10, you may write about these different parts a little bit. कुछ few sentences you can write. So the main parts are, these are four main parts. First part is the field magnets. As I've shown it in the figure, field magnets means two pole pieces. One is a north pole, another is south pole, and they are two flat pole pieces facing each other, so that there is a uniform magnetic field in between these two poles. Okay, so pair of two permanent magnets, magnetic poles, south pole and north pole, facing each other. In between these two poles, in that space, in that gap in between these two poles, we put the armature coil. A coil which is capable of rotating here is called as an armature coil. So this is the coil I have shown, PQRS. This coil which is capable of rotating, and I described it that the axis of rotation for this coil is, क्या थी, दो बातें थी, that axis should be passing through the plane of the coil and the axis should be also perpendicular to the
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना. नाउ दिस कॉइल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिज्म, जो हम कह रहे थे टर्बाइंस वगैरह लगा दी जाती हैं. अब वो टर्बाइंस विंड टर्बाइंस हो सकती हैं, स्टीम टर्बाइंस हो सकती हैं, वाटर टर्बाइंस हो सकती हैं, व्हाटएवर. जो वो हमारा इसका इस डिवाइस का वो पार्ट नहीं है. वो कैसे रोटेट किया जा रहा है, दैट इज अनदर थिंग. It is capable of rotating about this axis, and the axis which we described has two important features, that it is passing through the plane of the loop, and this axis is perpendicular to the direction of magnetic field which is existing. And now this coil which is rotated here is rotated, that is one very important thing, is not rotated arbitrarily, बस उसको घुमाना शुरू कर दो. It is to be rotated with a constant angular velocity. उसको हम जब घुमाते हैं, every one rotation done is always in same time. And in our country you must know that all generators which we have in our country we are using for the domestic supply, or local generators we use, domestic generators that we use, in that the coil is rotated with an angular velocity of 100 pi radians per second. That is, its frequency of rotation is always kept as constant. It is 50 hertz. ठीक है, ये हमारे कंट्री में स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है कि हमारी कंट्री में जितने भी जनरेटर्स होंगे उनकी कॉइल को रोटेट करने के लिए जो मैकेनिज्म लगाया जाएगा उसकी रोटेशन की एंगुलर स्पीड को फिक्स किया जाता है. हाँ, कि इट्स नॉट लाइक कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो रहा है, टर्बाइंस पे गिरा है और टर्बाइन बहुत तेज घूमने लगी और बहुत तेजी से कॉइल भी घूमने लगी और हाई फ्रीक्वेंसी एसी. नहीं, ऐसा किया जाए. उसमें गवर्नर्स लगाए जाते हैं, डिवाइसेस लगाए जाते हैं कि जो उसकी स्पीड को न बढ़ने देगा ना ही घटने देगा, उसको कम भी नहीं होने देना है. इट शुड नॉट बी रोटेटिंग विद ए लेस देन a particular value of omega. तो हमारी कंट्री के लिए वो फिक्स किया गया है. You must know, that is general knowledge. You must know कि it is 50 hertz in our country, right? तो frequency of rotation of this coil in our country is 50 hertz. So principle में हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि it should be rotated with a constant angular velocity. So that is the armature coil. Now the two ends of that coil, आपको जैसे P, Q, R, S, इसके दो टर्मिनल्स जो दिखाई पड़ रहे हैं, एक एंड ये वाला वायर का दिखाई पड़ रहा है और दूसरा एंड देख रहे हैं आप, यहां तक कंटिन्यू है. दीज आर टू एंड्स ऑफ दिस वायर, ऑफ दिस कॉइल, विच यू कैन सी आर कनेक्टेड टू टू cylindrical bodies, cylindrical ring like structures actually, and these are called as slip rings. Slip rings are nothing but they are highly polished metal rings. Okay, good conducting metal rings हैं ये. And these rings they are soldered with these ends of this wire. मतलब the coil rotates and the slip rings also rotate. And the rotational axis of rotation for the rings is again the same. They also rotate about the same axis. Can you see? Axis उसकी rings के through pass कर रहा है. दोनों रिंग्स अलग अलग हैं और वो दोनों रिंग्स भी साथ साथ कॉइल के रोटेट होती है. दे आर हाईली पॉलिश्ड, एज आई सेड. उसका सरफेस बिल्कुल स्मूथन्ड बनाया जाता है, ग्राइंड करके इसको स्मूथ कर दिया जाता है, तो वो भी साथ साथ रोटेट करती है. ये क्या है, स्लिप रिंग्स है क्या? दे एक्ट एज जस्ट कनेक्टिंग पॉइंट्स. एक्चुअली एक्सटर्नल सर्किट को हमें इसी स्लिप रिंग से कनेक्ट करना है, तो दैट इज वाई दिस इज मेड हाईली पॉलिश्ड. अब ऐसा आप नहीं कर सकते कि सर्किट को इसी के साथ जोड़ दीजिए, हाँ, कि रिंग घूमेगा तो क्या सर्किट भी घूमेगा साथ साथ. इट इज नॉट, सर्किट शुड नॉट बी, है ना. सर्किट इज हमारा सर्किट पार्ट अलग है. तो दीज स्लिप रिंग्स आर रोटेटेड along with the coil. Now how the circuit is connected is with the help of carbon brushes. These are another part, carbon brushes. They are nothing but, carbon brushes are actually some graphite pieces. They are graphite pieces. Okay, they remain in contact with this slip rings. वो उसको टच करते रहते हैं. स्प्रिंग लोडेड ग्रेफाइट पीसेस होती हैं और वो उनके ऊपर ऐसे कांटेक्ट में रहते हैं. And these graphite pieces are connected to the external circuit. तो ग्रेफाइट पीसेस जो होते हैं, कार्बन का एक एलोट्रॉप है ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी है, इट इज ए गुड कंडक्टिंग मटेरियल, बट एट द सेम टाइम इट हैज अ लुब्रिकेटिंग टाइप ऑफ बिहेवियर, लुब्रिकेटिंग कैरेक्टर ऑल्सो, कि वो इनके साथ रब करता रहता है, इन स्लिप रिंग्स के साथ रब करता रहता है, सो दैट इट मे नॉट गेट वियर्ड ऑफ सो इजिली. इसलिए स्लिप रिंग्स को स्मूथ करके बनाया जाता है. बट इवन देन थोड़ी बहुत रबिंग होने की वजह से ग्रेफाइट पीसेज या कार्बन ब्रशेस धीरे धीरे विद द कोर्स ऑफ टाइम घिस जाते हैं, वियर ऑफ हो जाते हैं. तो जनरेटर्स में उन कार्बन ब्रशेस को फिर बाद में चेंज करना पड़ता है, रिप्लेस किए जाते हैं सो ऑन, क्योंकि वो एक्सटर्नल सर्किट से उसी के थ्रू करंट हमें मिलना होता है.
So these are some important features, these are the important parts of this device. ठीक है, तो सबके रोल समझ में आने चाहिए. I don't think it is much exhaustive कि आप इनको दो एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकें. You should be able to describe them. तो चलिए डिस्क्रिप्शंस के बाद हम इसका वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं. How does it work? Okay, let's try to understand the working of this AC generator. So lots of figures are there in front of you. Let us try to understand this figure. See the figures carefully. And if you see them carefully, you will understand what is being shown in this figure. It's not that I have shown 5 different coils. It's actually that same one coil. And that coil which was, I said, rotating, it is being rotated. I have just shown different rotating orientations, different orientations of the coil at different instants of time. I have shown one complete rotation. Okay, different occasions of one complete rotation of that coil. So we had two magnetic poles, north pole and south pole. In between those two poles we had a coil, and that same one coil, suppose it begins like this. The coil was placed initially in such a way that the plane of the coil was perpendicular to the direction of magnetic field. Say the coil was like this. This is how the coil was initially positioned. The direction of field was perpendicular to the field. And as I told you, axis is passing through the plane of the loop, right? And this coil is rotated. And let us choose, say the top view. If you see it from the top, it is rotated in this manner, means it is from top. If you see it is rotated, say anti-clockwise. I know, maybe rotated clockwise or anti-clockwise, doesn't make any difference. So it is rotated. So starting with this orientation, I am calling area vector is in the direction of magnetic field vector. So that angle is written here as 0 degrees. So this angle represents angle between the direction of area vector and magnetic field vector. So this is how the coil was placed. So this end is P, means in this figure it is P here, Q, R and S. So this arrow which I have shown means you are able to see the left face of this coil, as if, है ना, लेफ्ट फेस आपको दिखाई पड़ रहा है. एरिया वेक्टर ये पॉइंटेड जो दिख रहा है थोड़ा सा यहां से निकलकर वो पीछे से एरिया वेक्टर. सो आई एम नॉट शोइंग यू द राइट फेस. ये वाला फेस आपको नहीं दिख रहा, आपको यहाँ लेफ्ट फेस दिखाई पड़ रहा है इस फिगर में. तो दिस इज हाउ दिस इज द एरिया वेक्टर. नाउ व्हाट आई हैव शोन इज कि जो पी एंड है इसका, ये एक स्लिप रिंग S1 से कनेक्टेड है, और जो S एंड है उसका वो स्लिप रिंग S2 से कनेक्टेड है. एंड इफ यू चेक द फिगर्स, हर एक फिगर में आपको यही मिलेगा कि P जो है वो S1 से कनेक्टेड है. देखिए P S1 से कनेक्टेड है ना, और S जो है हर फिगर में S2 से कनेक्टेड है. नाउ व्हाइल दिस कॉइल इज रोटेटेड, दिस इज फ्रॉम 0 डिग्री ओरिएंटेशन. नाउ दिस इज 90 डिग्री ओरिएंटेशन. मतलब ये कॉइल ऐसा घूम चुका है. तो एरिया वेक्टर अब अंदर चला गया, जो एरिया वेक्टर यहां था अब उधर चला गया. सो दैट इज व्हाई आई हैव शोन ए क्रॉस मार्क दैट शोज एरिया वेक्टर इज पॉइंटिंग इन. ओके, अच्छा, ये यहां पर ऐसा आर्म है, ये P, ये Q, P Q. अब ये ऐसा घूम रहा है, तो दैट मीन्स दिस आर्म PQ इज मूविंग फॉरवर्ड एंड द आर्म RS इज मूविंग बैकवर्ड्स. तो यहां पर जो एरो दिखाई पड़ रहा है, दैट शोज कि दैट आर्म PQ इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड RS आर्म इज गोइंग टू मूव बैकवर्ड्स. दिस इज हाउ दिस कॉइल इज गोइंग टू मूव. एंड व्हेन इट इज एट 90 डिग्री ओरिएंटेशन, मतलब कॉइल इस ओरिएंटेशन में आ चुका है, एरिया वेक्टर अब अंदर है. ठीक है, सो दिस इज योर आर्म PQ. देखिए यहां पर PQ इसलिए दिख रहा है, PQ RS. ठीक है, मैं इसको आपको चाहो तो मैं पेज पर आपको सब चीजें लिखकर दिखाता हूं, सो दैट यू आर एबल टू सी दोज थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू. P, Q, R and S. Okay, let me write here again. P, Q, R and S. अब देखिए आपको समझना आसान रहेगा, मैं इसको से दिखाता हूं. तो अगर आप देख पा रहे हैं, इस पे लिखा हुआ दिस इज P, Q, R and S. दिख रहा है आपको ऐसा, P, Q, R and S ऐसा रखा हुआ है. तो PQ इस वक्त आगे जाने वाला है, ऐसा घूमने वाला, ऐसा घूमते वक्त PQ आर्म आगे जाने वाला है, RS पीछे आने वाला है. ये दिखाया हुआ देखिए, PQ आर्म आगे जाने वाला है, RS पीछे आने वाला है. अब ये 90 डिग्रीज घूम गया, 90 डिग्रीज घूम गया, तो एरिया वेक्टर अंदर है. ठीक है, अब यहां पर मैं एरिया वेक्टर अंदर की तरफ दिखा रहा हूं, एरिया वेक्टर इनवर्ड्स, और यहां दिख रहा है एरिया वेक्टर
आउटवर्ड्स मान लीजिए, ये भी क्लियरली आपको दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा घूम गया ये एरिया वेक्टर, क्या दिख रहा है, इनवर्ड्स। पी कहां है, क्यू कहां है, आर कहां है, एस कहां दिख रहा है आपको, देखिए पी क्यू आर एस ऐसा। अब ये और 90 डिग्रीज घूमा, मतलब कॉइल इधर आ गया, ऐसा आ गया, इधर आ गया। अब इस फिगर में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, इसका राइट फेस दिखाई पड़ रहा है, लेफ्ट फेस नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, लेफ्ट फेस नहीं दिखाई पड़ रहा, मतलब ये वाला फेस देख पा रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, एरिया वेक्टर इधर पॉइंटिंग आउट दिख रहा है, मतलब इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। और ये वाला हम देखिए कौन सा है, आर एस, ये रहा आर एस, ये सामने वाला फेस है, और वो जो पीछे वाला फेस है वो पी क्यू है, ये वाला दिखाई पड़ रहा है। सो पी क्यू आर एंड एस, एस स्टिल कनेक्टेड टू एस टू, ठीक है, ये ओरिएंटेशन आ गई। अब इसको 90 डिग्री और घुमा देते तो ये ऐसा ओरिएंटेशन हो गया। तो एरिया वेक्टर देखिए पॉइंटिंग आउट हो गया, एरिया वेक्टर पॉइंटिंग आउट, ठीक है, और एस यहां है, आर यहां है, देखिए क्यू एंड पी यहां पर आ गया, ओके, एस कनेक्टेड टू एस टू, पी कनेक्टेड टू एस वन, सब कुछ चल रहा है ऐसे। और फिर से ये ओरिएंटेशन ऐसा होकर इस ओरिएंटेशन में पहुंच चुका, मतलब फर्स्ट वाली पोजीशन पर आ गई, 360 डिग्री रोटेशन। तो एरिया वेक्टर अब इधर से देखिए, एरिया वेक्टर अंदर है, एरिया वेक्टर इधर है। अब आप इसका फिर से लेफ्ट फेस देख पा रहे हो। तो ये तो मैंने आपको अभी ओरिएंटेशंस बताई। नाउ व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग दिस रोटेशन, कि जब ये कॉइल ऐसे घूम रहा है तो इसके घूमने की वजह से जब वो इस ओरिएंटेशंस में है, फॉर एग्जांपल दिस ओरिएंटेशन, मतलब जब उसका प्लेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर है, तो उसके प्लेन के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है। लेकिन जब उसका प्लेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के पैरेलल हो गया है, ऐसा हो गया है या ऐसा हो गया है, तो उस समय उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया। दैट मीन्स इसके रोटेट करने की वजह से इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चेंज हो रही हैं, मैक्सिमम टू जीरो, जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो, जीरो टू अगेन मैक्सिमम, एंड सेम थिंग विल हैपन इन द नेक्स्ट रोटेशन ऑल्सो। तो मैंने एक रोटेशन जो दिखाया, यही चीज बार बार अगले रोटेशंस में भी होने वाली है। तो इस चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में लगातार प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेप्ट एट टू इंस्टेंट्स, टू मोमेंट्स, जब उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होता है, जब इसकी मतलब मैग्नेटिक जो ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, जैसे 0 डिग्री पर है। इस वक्त देखिए ना आप, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है, इस वक्त देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से जीरो है, और ये इस ओरिएंटेशन से फिर वापस उसी ओरिएंटेशन में पहुंचा तो फिर जीरो हो गया। मतलब 0 से 180 डिग्री, 0 से 90 और 90 से फिर 180, इस बीच 0 से 180 के बीच इस और इस ओरिएंटेशंस के, इन दो पोजीशंस के अलावा इन बिटवीन 0 से 1 डिग्री से लेकर 179 डिग्री जो बन रहा है आपका, मतलब मोर देन 0 एंड लेस देन 180, पूरे एंगल पर इसमें एक करंट फ्लो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, एक्सेप्ट एट दीज टू इंस्टेंट्स। इन दो इंस्टेंट्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए आपने पढ़ा एक्सप्रेशन, फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या था, फ्लक्स वाज NBA cos थीटा, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन था E इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा, या इसी को हमने इसी को फाई नॉट लिख दिया साइन थीटा, साइन ओमेगा टी, है ना। तो देखिए जब थीटा जीरो है तो कॉस 0 1 है, जब थीटा 0 है लेकिन साइन 0 तो 0 है उस समय, ठीक है। तो फ्लक्स जब 0 डिग्रीज है, कॉस थीटा 1 है, तो फ्लक्स मैक्सिमम है, देखिए फ्लक्स मैक्सिमम है, ओके। तो इन ओरिएंटेशंस में फ्लक्स मैक्सिमम है। तो इस ओरिएंटेशन में एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में, इसलिए मैक्सिमम प्लस फाई नॉट NBA ओमेगा। लेकिन इस ओरिएंटेशन में मतलब एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर के उल्टा है, तो इसलिए फ्लक्स मैक्सिमम तो है, बट वी राइट इट एज माइनस फाई नॉट, है ना। फिर से ये उसी ओरिएंटेशन में पहुंच गया तो फ्लक्स मैक्सिमम है। बट इन ओरिएंटेशंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाता है जब थीटा इज आइदर 0, थीटा इज 180, 360, इन एंगल्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है। बट फॉर एनी अदर एंगल अदर देन दीज पोजीशंस, इसमें इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, मतलब थीटा की वैल्यू 0 और 180 या 360, इस एंगल्स के अलावा और कोई भी एंगल होगा इसके अलावा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, है ना। और इंड्यूस्ड ईएमएफ सबसे ज्यादा कब होगा, देखिए जब साइन थीटा की वैल्यू या तो 1 हो या फिर -1 हो। जब वो मैक्सिमम है तो या तो वो प्लस E नॉट है, E नॉट साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यूज अगर +1 या -1 है, तो उस केस में E की वैल्यू प्लस या माइनस E नॉट है। वो कब है, देखिए वो तब है जब ये प्लेन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के
परपेंडिकुलर है, प्लेन एरिया वेक्टर है, सॉरी प्लेन पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है। तो इन ओरिएंटेशंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसी दो ओरिएंटेशंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इस पर तो सबसे ज्यादा है। ये 90 डिग्री है तो 90 से पहले जब 60 रहा होगा, कभी 70 भी रहा होगा, कभी 45 भी रहा, सब जगह इंड्यूस्ड ईएमएफ है। एंड फॉर एनी वैल्यू, फॉर पर्टिकुलर एंगल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, आप थीटा की वैल्यू वो वैल्यू रखिए और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने उसमें हर एंगल को नहीं दिखाया, मैंने इसमें 90 डिग्रीज के इंस्टॉलमेंट्स पर एंगल्स को चेंज करता हुआ दिखाया है। लेट अस सी कि इन एंगल्स पर, इन पर्टिकुलर एंगल्स पर इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाने वाला है। तो वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना। अब देख रहे हैं आप इस वक्त इस सिचुएशन में, क्योंकि इसमें तो करंट ही नहीं है, इस समय तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाता है, इस समय इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो, तो इस समय करंट भी नहीं होगा। इसके आगे जैसे ही पहुंचा होगा, जरा सा भी आगे गया होगा तो करंट शुरू हो गया होगा। तो मैं इस ओरिएंटेशन पर आपको बता रहा हूं कि इस ओरिएंटेशन में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर है। तो राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल सेड इफ दिस इज फील्ड direction of motion of any wire, any conductor, then this is the direction of induced current, है ना। Forefinger is field, thumb is direction of motion of conductor, and this was induced current. तो मैं अगर इस फिगर में देखूं तो ये वाला जो आर्म PQ दिखाई पड़ रहा है इस फिगर में, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, इट इज मूविंग इन, है ना, एंड दिस पॉइंट इज मूविंग आउट। मैं फिर से दिखा देता हूं, ये वाला फिगर ऐसा है इस ओरिएंटेशन में, और ये वाला आर्म इस समय अंदर जा रहा है और ये वाला आर्म इस समय बाहर आ रहा है। अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है। अगर ये आर्म अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा। देखिए राइट हैंड थंब रूल की फील्ड, मैंने नॉर्थ से साउथ फील्ड यहां दिखाया, डायरेक्शन ऑफ फील्ड मोशन, ये अंदर जा रहा है, दिस इज मूविंग इन, तो करंट किधर होना चाहिए, करंट इज डाउनवर्ड्स। जबकि इस आर्म में क्या होगा, फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन आउटवर्ड्स है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर होगा। दैट मीन्स इस आर्म में अगर करंट S to R जा रहा है, इस आर्म में करंट Q to P जा रहा है, दैट मीन्स लूप में करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, है ना, S R Q P। अब अगर ऐसा करंट है, दैट मीन्स इस लूप में से जब करंट सर्किट में जाएगा तो इसका मतलब सर्किट में करंट S1 से होता हुआ S2 में जाएगा। दिस इज हाउ करंट विल गो। दैट मीन्स S1 राइट नाउ इज एट हायर पोटेंशियल, S2 इज एट लोअर पोटेंशियल। ये कहा था ना, एक्सटर्नल सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है। तो इस वक्त S1 इज एट हायर पोटेंशियल, S2 इज एट लोअर पोटेंशियल। ये सिर्फ इस पोजीशन पे नहीं है, राइट फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री S1 इज एट हायर पोटेंशियल, S2 इज एट लोअर पोटेंशियल। इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ये पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा हो गया, मैक्सिमम पहुंच चुका है, E0 पे पहुंच चुका है। इसके पहले किसी एंगल पर अगर आप 90 से पहले एंगल पर देखें, जैसे 60 डिग्री पर कितना होगा, तो साइन 60 कितना होगा, साइन 60 विल बी √3/2, दैट मींस E0 अपॉन E0 इंटू √3/2। उस समय इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस √3 E0/2 था। जब ये एंगल 30 डिग्री रहा होगा, जब ये कॉइल ने सिर्फ यहां से 30 डिग्री रोटेट किया था, तो 30 मीन साइन 30 इज हाफ, तो उस समय इंड्यूस्ड जब हम इन दोनों स्लिप रिंग्स के बीच में E0/2 रहा होगा। सो लाइक दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज चेंजिंग। ये एक ओरिएंटेशन आ गई है जब इन दोनों प्लेट्स के बीच में, इन दोनों रिंग्स के बीच का इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम हुआ है, एंड द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम S1 to S2 through the resistance R. So from 0 degree to 180 degree we may write that during the first half rotation, ये देखिए मैंने लिखा, during the first half rotation, that is from 0 degrees to 180 degrees, the current in the external circuit, that is through the resistance R, flows from R1 to from S1 to S2, slip ring S1 to slip ring S2, या brush B1 to brush B2। ठीक है, so this was about first half rotation. Now let us come to the second half rotation, कि जब ये कॉइल इस ओरिएंटेशन पे पहुंच चुका है, अब ये ऐसा हो चुका है, देखिए PQRS एरिया वेक्टर आउट है, पॉइंटिंग आउट, मतलब अब ये वाला आर्म अंदर जाने वाला है। दिस इज हाउ द कॉइल इज रोटेटिंग, ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब ये वाला आर्म अंदर जाने वाला है, मतलब अब RS अंदर जाने वाला है। इस फिगर में PQ अंदर जा रहा था, RS बाहर आ रहा था, अब यहाँ RS अंदर जा रहा है, PQ बाहर आने वाला है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट फिर करते हैं इस वाले आर्म में, फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन करंट, तो इसमें करंट R2S जाने लगा। अब इस आर्म में किधर जा रहा है, फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन करंट, इस बार करंट P से Q जा रहा है, मतलब अब करंट P Q R S ऐसा फ्लो कर रहा है इस लूप में। अब एक्सटर्नल सर्किट में देखें तो S, देखिए S टर्मिनल S2 से कनेक्टेड है, जबकि P S1 से कनेक्टेड है। तो अब करंट S से आ रहा है, दैट मीन्स अब करंट S2 से S1 जाने लगा,
ऐसा करंट जाने लगा। करंट यहां पर S1 से S2 ऐसा फ्लो हुआ था, अब S2 से S1 ऐसा फ्लो करने लगा। सो दिस हैपेंस फ्रॉम राइट फ्रॉम 180 डिग्री। जैसे ही 180 डिग्री पर फ्लक्स मैक्सिमम होकर जीरो इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ हुआ, जैसे ही उसने 180 डिग्री के आगे कॉइल में रोटेट करना शुरू किया, इंड्यूस्ड ईएमएफ रिवर्स हो गया। मतलब S1 और S2 की जो पोटेंशियल्स थे वो रिवर्स हो गए। जो इस पूरे हाफ में S1 पॉजिटिव था, S2 नेगेटिव था, अब S1 नेगेटिव हो जाता है, S2 पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाता है। तो पोटेंशियल चेंज हो जाते हैं, पोलैरिटीज चेंज हो जाती है, एक्सटर्नल सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाता है। तो इतने हाफ में जीरो था 180 to 360 degrees, that is during second half rotation, that is theta is equal to 180 to 360 degrees. Now the current flows in the external circuit from S2 to S1. So since your direction of current in the external circuit is continuously changing its direction, is changing its orientation, कभी वो S1 to S2, कभी S2 to S1 flow कर रहा है, so this type of current that we are going to get in the external circuit is called as an alternating current. ठीक है, अब उसका मैग्नीट्यूड इस पूरे इस एक रोटेशन में कैसे वेरी हुआ, आप थीटा की अलग अलग वैल्यूज रखकर ई की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मी शो द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो डिड यू अंडरस्टैंड? आप वर्किंग को इस तरह से समझाइए, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में आप समझा सकते हैं। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम एंड शो द, एंड यहां पर लिख दीजिए बस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अनुसार। यहां पर इतनी सी बात जरूर मेंशन करिए, इट्स नॉट कि दैट एट ओनली पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री एडी, इट इज फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, so I hope this is the best way of explaining. I feel like कि इसमें minimum possible words में आप वर्किंग को समझा ले जाते हैं। Okay, so let me show the graphical variation of this induced EMF. जो alternating EMF produce हो रहा है, इसमें हमें जो मिल रहा है alternating EMF या alternating current, उसको graphically show कर देते हैं। So this is a graphical representation of how the flux and EMF vary across that through that coil and across the terminals of that coil. We had these expressions. Flux was BA cos theta, NBA cos theta. Flux phi naught जिसको मैंने लिखा, that is peak EMF. Phi naught is NBA, वो maximum ही है flux था. And E naught जिसको लिखा है वो E naught is peak EMF, that is NBA into omega. ये था. तो ये equations हैं. तो just simply substitute the values of theta. See, मैंने थीटा की कुछ values choose की हैं. 0, एंगल्स को डिग्रीज में भी लिख सकते थे, मैंने रेडियंस में लिख दिया। 0 π/4 मतलब 45 डिग्रीज, एक एंगल एक्स्ट्रा मैंने दिखाया 90, दिस इज 3 π/4, ओके, π/2, दिस इज 135 डिग्रीज, दिस इज 5 π/4, मींस दिस इज 225 डिग्रीज, 270 डिग्रीज पर पहुंच गए, और एंड देन 270 प्लस 45 और पहुंच गए, एंड देन 360 डिग्रीज। तो आप इन एंगल्स को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, थीटा की वैल्यूज को रखते जाइए एंड यू विल गेट दीज वैल्यूज, है ना। आई सपोज सब्स्टिट्यूशन तो आप करके इन एंगल्स को रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू, थीटा इज इक्वल टू 0 अगर रखें, इसमें रखें तो क्या होगा, cos 0 इज 1, तो 1 मतलब 5 विल बी phi नॉट। ठीक है, π/4 रखें, थीटा इज इक्वल टू π/4 रखें तो क्या होगा, cos π/4 इज 1/√2, तो इट इज phi नॉट बाई √2। दैट मच आई सपोज यू कैन डू दैट। एंड देन ईएमएफ में भी देखिए ऐसे 0 डिग्री रखेंगे तो sin 0 इज 0, तो ईएमएफ इज 0। थीटा इज इक्वल्स टू π/4 रखेंगे तो E नॉट बाई sin 45 इज 1/√2, तो इट इज E नॉट बाई √2, एंड लाइक दैट एंड सो ऑन। जैसे आप मान लीजिए 5 π/4 में पहुंचते हैं, 5 π/4 क्या होता है, व्हाट इज 5 π/4, इट इज π/2 प्लस π/4, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 अगर ईएमएफ में रखें तो sin 90 प्लस 45 क्या है, 90 प्लस 45 इज sin 90 प्लस 45 इज क्या है, sin 90 प्लस 45, सॉरी पाई प्लस, ये पाई है यहाँ पर, पाई 180 प्लस 45, दिस इज 180 प्लस π/4, पाई प्लस π/4, तो क्या होगा, sin 180 प्लस 45 कितना होता है, इट इज माइनस sin 45। ठीक है, तो इट विल बी माइनस E नॉट बाई √2। सो दैट इज हाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड फाइंड द वैल्यूज। तो इन्हीं को देखिए यहाँ पर मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। एक्स एक्सिस पे मैंने थीटा शो किया है एंड यही वैल्यूज देखिए मैंने इस पर मार्क कर दिए। 0 45 नहीं लिखा है, आप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, π/2, π, 3 π/2, 2 π, इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स जो आएंगे वो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इनको मार्क करके देखिए एंड देन व्हेन यू प्लॉट दीज वैल्यूज, दिस इज हाउ द ग्राफ इज शो। तो एज यू कैन सी, जिस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम है उस समय ईएमएफ 0 है ना।
क्यों होता है एक्चुअली, ऐसा क्यों होता है? यू नो दैट ईएमएफ होता है एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई अपॉन डी टी माइनस डी फाई अपॉन डी टी। मतलब इस ग्राफ का हर पॉइंट पर जो स्लोप है उसका ग्राफ ये। तो जैसे मैं अगर इस पॉइंट पर स्लोप मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो कैसा होगा? वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, इसलिए स्लोप वहां जीरो होगा, तो यहाँ डी फाई बाई डी टी जीरो है। इस पॉइंट पर स्लोप सबसे ज्यादा है, ठीक है, स्लोप, और वो भी देखिए टेंजेंट कैसा बनेगा, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो ऐसा होगा ना, तो इसलिए इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा है, पीक पर है, इसलिए ईएमएफ मैक्सिमम हो गया वहां पर, राइट। और फिर इस पॉइंट पर आते आते, और वो नेगेटिव है, तो डी फाई अपॉन डी टी, तो इस केस में आपको स्लोप तो नेगेटिव दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन ई इज नेगेटिव ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, इसलिए यहां पर आपको स्लोप, इस पॉइंट पर स्लोप जो दिखाई पड़ रहा है वो मैक्सिमम दिखाई पड़ रहा है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम दिखाई, पॉजिटिव वैल्यू दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। तो यहां से यहां तक ईएमएफ कैसे वैल्यू हुआ? जीरो से मैक्सिमम हुआ। फिर यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक जाने में फिर से स्लोप मैक्सिमम टू जीरो होने वाला है, यहाँ पर टेंजेंट का होगा जीरो, तो इसलिए ईएमएफ फिर से जीरो हो गया। सो दैट इज हाउ द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ इज टेकिंग प्लेस। तो जहां पर फ्लक्स मैक्सिमम है वहां ईएमएफ जीरो है, जहां पर फ्लक्स जीरो है वहां ईएमएफ पीक पर है, ठीक है। सो दैट इज हाउ दिस ईएमएफ एंड फ्लक्स आर वेरिंग, एंड दिस टाइप ऑफ वेरिएशन ऑफ ईएमएफ यू हैव, व्हिच इज कॉल्ड एज साइनोसॉइडल ईएमएफ। इसको हम साइनोसॉइडल ईएमएफ भी कहते हैं। यही ईएमएफ है जो हम हमारे घरों में यूज करते हैं, और इसी टाइप के ईएमएफ को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म ईएमएफ whose magnitude as well as direction both are changing during its once complete rotation, and same thing is going to happen. How many times? इसको हम देखें, यहाँ पर मैंने इसको एंगल के टर्म्स में प्लॉट किया, इसको यहाँ पर आप इन टर्म्स ऑफ टाइम भी प्लॉट कर सकते थे। अगर टाइम के टर्म्स में प्लॉट करते तो यहाँ पर वैल्यूज क्या लिखते हैं? ये एक वन रोटेशन का टाइम पीरियड हम टी लिखते हैं, हाफ रोटेशन का टाइम पीरियड टी बाई टू, तो पाई बाई टू की जगह टी बाई फोर हो जाएगा, दिस इज 3t बाई 4। तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में आप प्लॉट करते हैं तो ऐसा प्लॉट कर देते हैं, मतलब यहाँ पर जो वैल्यूज हैं थीटा के साथ, आप अगर टाइम को प्लॉट करते तो ये 0, दिस इज t बाई 8, दिस इज t बाई 4, ठीक है, 3t बाई 8, दिस इज t बाई 2, 5t बाई 8, this is 3t by 4, 7t by 8 and t, one rotation. T is time period of rotation. तो ऐसा भी हम प्लॉट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ थीटा हम टाइम पीरियड के टर्म्स में भी एक ग्राफ को प्लॉट कर सकते थे। So that is all about this working of a generator, how the EMF is generated, what type of EMF we get across it. So the next we will discuss is about the various characteristics of this alternating current, और alternating EMF and alternating current जो इससे मिलने वाली है उसकी हम कुछ characteristics को स्टडी करेंगे, है ना। मतलब जैसे आपने देखा ये ग्राफ आप पहले भी फेमिलियर हैं, इस टाइप का ग्राफ आपने सिंपल हार्मोनिक मोशंस में भी देखा है। तो इस ग्राफ को लेते हुए और इसकी वेरिएशंस को स्टडी करने के लिए हम इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।